हे गाइस, नवाज़िर फ्रॉम thenodehound.com और ये है द विचर सीजन 1 का रीकैप। इसी एग्जैक्ट थीम वीडियो का एपिसोड बाय एपिसोड ब्रेकडाउन भी अवेलेबल है। तो अगर आप वो फॉर्मेट पसंद करते हैं तो उसके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो शुरू करने से पहले ये रही आपके लिए मोस्ट ऑब्वियस स्पॉइलर वार्निंग। ये विचर सीजन 1 का रिव्यू नहीं बल्कि इसका डिटेल्ड ब्रेकडाउन है, इसीलिए वीडियो अच्छा खासा लंबा होने वाला है। बट आई होप कि इसको देखने के बाद आपके विचर सीजन 1 के मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं एपिसोड 1 से। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है द विचर यानी गेराल्ट के इंट्रोडक्शन से, जो एक स्वैम्प में किकामुरा नाम के मॉन्स्टर प्रजाति से लड़ रहा होता है। इस लड़ाई से ये लोग बेसिकली हमको ये दिखाना चाहते हैं कि गेराल्ट कितना बैड एस कैरेक्टर है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, विचर्स एक तरह के म्यूटेंट बाउंटी हंटर्स होते हैं जो पैसे के लिए मॉन्स्टर्स को मारते हैं। गेराल्ट फिर किकामुरा को मारकर उसका इनाम लेने ब्लैविकिन नामी गांव में जाता है और इधर हम देखते हैं कि विचर्स के साथ एक्चुअल में कैसा सुलूक होता है। हमारे जैसे नॉर्मल लोग इनके साथ नहीं रहना चाहते और इन्हें बेसिकली हर जगह से भगाया जाता है। ऐसे ही एक इंसानों के साथ तूतू मैमे वाले सीन के दौरान गेराल्ट की मुलाकात होती है रेनफ्री से। रेनफ्री फिर इंसानों को समझाती है और गेराल्ट की मदद करती है और उसे बियर भी पिलाती है। गेराल्ट को फिर पता चलता है कि उसे उसका इनाम तो यहाँ नहीं मिलने वाला और फिर वो अपना बोझा बिस्तर बांध के निकलने ही वाला होता है कि तभी एक छोटी सी लड़की आकर उसे बताती है कि मेरा मास्टर तुमसे मिलना चाहता है और वो इस मॉन्स्टर के बदले तुम्हें कुछ देगा। गेराल्ट फिर इस लड़की के पीछे पीछे जाता है उसके मास्टर से मिलने और यहाँ इसकी मुलाकात होती है स्ट्रेगोबार से। इसने विचर को यहाँ उसके इनाम के लिए नहीं बल्कि एक और मॉन्स्टर की बाउंटी देने के लिए बुलाया होता है और वो मॉन्स्टर होती है रेनफ्री। विचर इसे बोलता है कि सॉरी, मैं मॉन्स्टर को मारता हूँ, इंसानों को नहीं। स्ट्रेगोबार जो कि एक जादूगर होता है विचर को बताता है कि रेनफ्री कोई आम लड़की नहीं है, इसकी पैदाइश ब्लैक सन के वक्त हुई है। द कर्स ऑफ द ब्लैक सन की बुक्स में काफ़ी लंबी कहानी है। इन शॉर्ट, इस टाइम पर पैदा होने वाली लड़कियां काफ़ी खतरनाक होती हैं और ये आगे चल के बहुत लोगों की जाने लेगी, बट ये सिर्फ एक भविष्यवाणी होती है, लाइक अ प्रोफेसी। विचर बोलता है कि नहीं, तेरी प्रोफेसी तो अपने पास रख, मैं सिर्फ मॉन्स्टर की ही बाउंटी लेता हूँ। ये हो गया फर्स्ट मेन कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं दूसरे मेन कैरेक्टर की, जिसका नाम होता है सीरी या फिर सिरिला। सीरी होती है क्वीन कलांते की पोती यानी ग्रैंड चाइल्ड और सिंट्रा की राजकुमारी। कलांते को फिर पता चलता है कि निल्फगार्ड की फौज इन पर हमला करने वाली है, इन्हें बर्बाद करके सीरी को किडनैप करने। सिंट्रा की फौज और निल्फगार्ड के बीच फिर एक वन साइडेड लड़ाई होती है और निल्फगार्ड बड़ी आसानी से जीत जाता है। द विचर की दुनिया में निल्फगार्डियन की कौम को सबसे ताकतवर फौज माना जाता है। निल्फगार्डियंस फिर जंग जीत के कलांते के किले में घुस जाते हैं। कलांते जंग में बुरी तरह घायल हुई रहती है और अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। मरने से पहले वो अपने सेवक माउस सैक को बोलती है कि तू मुझे वचन दे कि किसी भी कीमत पर तू सीरी को यहाँ से जिंदा बाहर निकालेगा। फिर वो सीरी को बोलती है कि यहाँ से बाहर जाके सीधा गेराल्ट ऑफ रिविया को मिलना। उधर गेराल्ट ऑफ रिविया जंगल में अकेला अपने घोड़े रोश के साथ बात कर रहा होता है और रेनफ्री चुपके से इन पर नजर रखे होती है। थोड़ी देर बाद रेनफ्री उनके सामने आती है और उसे स्ट्रेगोबार को मारने की सुपारी देती है। विचर इसे भी सीधे सीधे मना कर देता है। रेनफ्री इसे समझाने की बहुत कोशिश करती है बट ये नहीं मानता। ये उसे बोलता है कि ये सब बदला वगैरह छोड़ और दूसरी जगह जाकर नए से अपनी जिंदगी शुरू कर। रेनफ्री फिर से बोलती है कि मैं एक जमाने में राजकुमारी हुआ करती थी लेकिन स्ट्रेगोबार ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, मैं इसे नहीं भुला सकती। एंड देन लेट्स बी ऑनेस्ट, वी ऑल नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। सुबह उठने के बाद गेराल्ट देखता है कि रेनफ्री उधर से चली गई है। गेराल्ट फिर उसका पीछा करते वापस ब्लैविकिन जाता है जहां रेनफ्री के आदमी इसे घेर लेते हैं। ये लोग इसे बताते हैं कि रेनफ्री अपना बदला लेने जा रही है और हम तुझे उसे रोकने नहीं देंगे। फिर उसके बाद एक सुपर बैडएस एक्शन सीक्वेंस के बाद गेराल्ट अकेला बड़े आसानी से इसके सारे आदमियों को मार देता है। फिर वहां रेनफ्री आती है और गेराल्ट से लड़ने लगती है। गेराल्ट उसे बार बार बताता है कि मुझे तुझसे नहीं लड़ना, मुझे मजबूर मत कर, बट रेनफ्री गेराल्ट पर एक के बाद एक घातक हमले करती है। मजबूरन गेराल्ट को उसे मारना पड़ता है। मरने से ठीक पहले रेनफ्री विचर को बोलती है कि द गर्ल इन द वुड्स इज योर डेस्टिनी। मतलब ये फैंसी लैंग्वेज में गेराल्ट को बता रही होती है कि जल्द ही एक लड़की तेरी लाइफ में आने वाली है जो तेरे जीने का मकसद बनने वाली है। उधर सिंट्रा में निल्फगार्डियन का एक सिपाही सीरी को भागने से रोक लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है, पर तभी सीरी चिल्लाती है और दोनों घोड़े से गिर जाते हैं। उसके बाद जमीन फटने लगती है और सीरी और उस निल्फगार्डियन के बीच एक लंबी सी दरार पड़ जाती है। मतलब अपनी छोटी सीरी भी कुछ कम पावरफुल नहीं है। सीरी फिर भागकर जंगल में घुस जाती है। गेट इट? जंगल, वुड्स, द गर्ल इन द वुड्स, और यहाँ होता है एपिसोड 1 खत्म। हो सकता है कि बहुत सारे लोग एपिसोड 2 को देख के काफ़ी कंफ्यूज हो गए होंगे और सोच रहे होंगे कि ये क्या चल रहा है। वेल, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और ना ही नेटफ्लिक्स की कोई गलती है। विचर की ओरिजिनल स्टोरी काफ़ी वास्ट है और ये टीवी शो होने के बावजूद भी नेटफ्लिक्स सारे कैरेक्टर्स की डिटेल्ड बैक स्टोरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि उसमें बहुत टाइम जाएगा और ऑडियंस को लगेगा कि यार ये शो कितना स्लो है।
इसलिए एपिसोड 2 को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने की बजाय हम थोड़ा अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड 2 के मेन प्लॉट पॉइंट्स हैं केओस, ह्यूमंस एंड एल्व्स। अगर ये क्लियर हो गया तो सब समझ में आएगा। सो शुरू करते हैं केओस से। विचर यूनिवर्स में केओस होता है सारे जादूगरों के पावर का सोर्स। अगर आपको एक जादूगर या विच बनना है तो केओस को जादू में कन्वर्ट करना आना चाहिए, बट ऐसे ही कोई भी जाकर केओस को यूज नहीं कर सकता। गिने चुने लोग ही इसके काबिल होते हैं और इसका मास्टर बनना तो और भी मुश्किल है। बहुत सारे लोगों ने केओस का मास्टर बनने के चक्कर में अपनी जानें गंवाई और बहुत सारे लोग पागल हो गए। सो केओस मतलब मैजिशियन की पावर का सोर्स। इसे अच्छे काम के लिए यूज करो या बुरे, ये अब उसके यूज करने वाले पर डिपेंड करता है। स्टोरी का दूसरा बड़ा पॉइंट है ह्यूमंस एंड एल्व्स। ह्यूमंस के आने के पहले सारे इलाकों में एल्व्स, ड्वार्फ्स और नोम्स रहा करते थे। एल्व्स इस इलाके के ओरिजिनल जादूगर थे जो केओस को नेचुरली मैजिक में कन्वर्ट कर सकते थे। एल्व्स मतलब ये नोकीले कान वाली प्रजाति, आपने इनको काफी मूवीज में देखा होगा। फिर इसके बाद यहाँ ह्यूमंस एंड मॉन्स्टर्स आए। एल्व्स ने ह्यूमंस का पीसफुली स्वागत किया और उन्हें अपना केओस सिखाया, मतलब अपना जादू सिखाया, और उनके साथ मिलकर रहने लगे। बट आप सबको हम ह्यूमंस का नेचर तो पता ही है। एल्व्स से सब सीखने के बाद ह्यूमंस ने उनके खिलाफ जंग छेड़ दी, उनका कत्ले आम मतलब मास मर्डर कर दिया और अपने इस कारनामे को ह्यूमंस ने नाम दिया द ग्रेट क्लिंसिंग। इस हमले में मैक्सिमम एल्व्स मारे गए और जो बच गए वो छुपकर पहाड़ों और जंगलों में रहने लगे। तो ये एपिसोड 2 के मेन प्लॉट पॉइंट्स हैं केओस, ह्यूमंस एंड एल्व्स। अब चलते हैं एपिसोड 2 के मेन स्टोरी की तरफ। एपिसोड 2 में हमारी मुलाकात होती है कहानी के तीसरे मेन कैरेक्टर से, यानी येनिफर से। अपने पैदाइशी कुबड़ेपन की वजह से येनिफर की जिंदगी काफी मुश्किलों वाली होती है। लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, इसे मारते हैं और इवन इसकी खुद की फैमिली भी इसके साथ बहुत बुरा सुलूक करती है। बट इन्हें ये नहीं पता होता है कि येनिफर एक नेचुरल मैजिशियन है जो केओस को मैजिक में कन्वर्ट कर सकती है। वेल टू बी ऑनेस्ट, इवन येनिफर को भी अपनी इस काबिलियत के बारे में पता नहीं होता। ऐसे ही एक दिन एक कपल येनिफर को परेशान कर रहा होता है कि तब अचानक येनिफर सबकॉन्शियसली जादू का इस्तेमाल करके अपने आप को उस जगह से द टावर ऑफ गल यानी अरितुजा में टेलीपोर्ट करती है और यहाँ इसकी मुलाकात होती है इस्ट्रेट से। अरितुजा होता है नौसिखिए जादूगरनियों का स्कूल और यहाँ की मास्टर विच होती है टिसेया डेवरिस। इस्ट्रेट फिर येनिफर को बोलता है कि इससे पहले कि टिसेया को तेरे पावर्स के बारे में पता चले तू यहाँ से भाग जा। फिर उसे एक स्पेशल पोर्टल बनाकर वहां से भगा देता है, ऐसा पोर्टल जिसे अपेरेंटली टिसेया ट्रैक नहीं कर सकती। दूसरे दिन टिसेया येनिफर के दरवाजे पर होती है। एक्सीलेंट जॉब इस्ट्रेट। येनिफर की फैमिली उसे फिर टिसेया को सिर्फ 4 मार्क्स में बेच देती है। कंपैरिजन के लिए उस जमाने में एक पिक का प्राइस 10 मार्क्स हुआ करता था। टिसेया फिर येनिफर को उठाकर वापस अरितुजा लेकर आती है और बाकी स्टूडेंट के साथ उसकी भी ट्रेनिंग शुरू कर देती है। येनिफर तो पहले आते ही सुसाइड अटेम्प्ट करती है, ये सोच के कि उसका वैल्यू सिर्फ 4 मार्क्स है, बट वो इसमें भी नाकाम होती है। अरितुजा में भी येनिफर की दिन कुछ खास नहीं कट रहे होते हैं। वो जादूगरनी वाली सारे टेस्ट में फेल होती है। ऐसे ही एक बिजली को बोतल में बंद करने वाली जादू के टेस्ट के दौरान येनिफर गुस्से में आकर टिसेया को मारने की नाकाम कोशिश करती है। टिसेया फिर इसे बताती है कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखो, तो केओस के इस्तेमाल से खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की बजाय उस पर कंट्रोल करना सीख। अरितुजा में फिर येनिफर की मुलाकात होती है अपने दोस्त इस्ट्रेट से। इन दोनों के बीच फौरन एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाता है और येनिफर इसे चाहने लगती है। येनिफर फिर इसे बताती है कि मैं हर एक टेस्ट में फेल हो रही हूँ और मुझे लगता है कि टिसेया मुझे जल्द ही घर वापस भेज देगी। इस्ट्रेट फिर येनिफर को तो टावर ऑफ गल लेके जाता है और इसे एल्व्स वर्सेस ह्यूमंस वाली स्टोरी बताता है कि इस जगह के ओरिजिनल मालिक और जादूगर एल्व्स थे। इसके बाद इन दोनों के बीच थोड़ा रोमांटिक कनेक्शन बनता है, जिसके बाद इस्ट्रेट इसे कहता है कि मैं तुझे वो स्पेशल पोर्टल वाला मैजिक सिखाऊंगा। सरप्राइजिंगली येनिफर इस जादू को पहले ही ट्राई में अंजाम देती है। इस्ट्रेट ये सब देखकर बहुत हैरान होता है और इसे पूछता है कि तूने इसे फर्स्ट ट्राई में कैसे किया, ये तो नामुमकिन है। फिर येनिफर इसे अपना सीक्रेट बताती है कि वो हाफ एल्फ और हाफ ह्यूमन है। इसके रियल पिताजी भी हाफ एल्फ थे और उनके हाफ एल्फ वाले खून की वजह से ही इसकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आया और इसे कुबड़ा बना गया। टिसेया फिर अपने कुछ स्टूडेंट्स मतलब येनिफर के दोस्तों को ईल मछली बना देती है और फिर ये येनिफर को बताती है कि मैंने इनका सिर्फ कंट्रोल छीन लिया है, बट इनके पावर्स अभी भी इनके अंदर मौजूद हैं। तू इन्हें इस तालाब में ढकेल दे जहां रहकर ये अरितुजा की शक्ति बढ़ाएंगे। इनकी जिंदगी का सिर्फ अब एक ही मकसद है, अरितुजा की शक्तियों का माध्यम बनना। और फिर येनिफर उन्हें उस तालाब में ढकेल देती है। दूसरी तरफ गेराल्ट एक मॉन्स्टर हंट पर होता है। गांव वाले इसे बताते हैं कि एक डेविल है जो इनकी फसल चुरा रहा है। इस मिशन में गेराल्ट के साथ होता है एक खाना बदोश सिंगर जो गेराल्ट की लाइफ पर एक पोयम लिखना चाहता है। गेराल्ट जब उस मॉन्स्टर को मारने जाता है तब उस मॉन्स्टर के साथी एल्व्स उसे और उसके सिंगर पार्टनर को पकड़ लेते हैं और इन दोनों को अपने राजा के पास ले जाते हैं।
एल्व्स का राजा पहले तो दोनों को मारने की कोशिश करता है, पर फिर किसी तरह गेराल्ट उन्हें समझाता है कि मुझे मारकर ह्यूमंस के साथ एक और जंग शुरू करने की बजाय आप सारे किसी दूसरी जगह पर जाके नए से शुरुआत करो। एल्व्स का राजा फिर इसे एल्व्स वर्सेस ह्यूमंस पर एक लंबा लेक्चर देता है, बट फिर दोनों को छोड़ देता है और बदले में गेराल्ट उन्हें अपने बाउंटी की सारी एडवांस रकम दे देता है। उधर सिंट्रा के जंगल में सीरी नीलगार्डियन से अपनी जान बचाकर भाग रही होती है कि तभी रास्ते में उसे एक एल्फ बच्चा मिलता है जो इसकी काफी मदद करता है। बाद में हमें पता चलता है कि इस्ट्रेड एक्चुअल में स्ट्रेगोबार के लिए काम कर रहा होता है, जिसने इसके कहने पर येनिफर पर नजर रखी होती है। ये फिर स्ट्रेगोबार को येनिफर के आधा एल्फ होने की सच्चाई बताता है और यहाँ होता है एपिसोड 2 खत्म। होपफुली आपके मैक्सिमम डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे और जो लोग स्टोरी के मल्टीपल टाइमलाइंस को लेकर कंफ्यूज्ड हैं वो ये जान ले कि हम अभी सिर्फ कैरेक्टर आर्क्स फॉलो कर रहे हैं, सारे मेन कैरेक्टर्स की इंट्रोडक्टरी स्टोरी। इसका मतलब ये नहीं कि तीनों कैरेक्टर्स की स्टोरी सेम टाइम में चली है, मतलब सीरी, गेराल्ट और येनिफर इन तीनों की स्टोरी अलग अलग टाइमलाइन में चली है। जब ये तीनों एक दूसरे से मिल लेंगे उसके बाद ही इनकी स्टोरी एक टाइमलाइन में चलेगी। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है टिमेरिया से, जहां पर गेराल्ट की बिरादरी का एक और विचर एक मॉन्स्टर का शिकार करने आया होता है। गेराल्ट की बिरादरी का विचर मतलब ये भी गेराल्ट की तरह स्कूल ऑफ द वुल्फ का हिस्सा होता है, इसलिए इसके गले में भी वुल्फ का पेंडेंट होता है। यहाँ के लोकल लोग के कहने के मुताबिक वुकोडलैक बिरादरी का एक मॉन्स्टर इनके लोगों को एक एक करके अपना शिकार बना रहा होता है। ये नया वाला विचर फिर इन लोगों से 3000 ओरेंस एडवांस में लेकर उस मॉन्स्टर के शिकार पर निकल पड़ता है, बट फिर ये उस मॉन्स्टर के हाथों मारा जाता है। गेराल्ट अपने खाली टाइम में एक कोटे पर जाकर थोड़ा रिलैक्स कर रहा होता है कि तभी से पता चलता है कि इसकी बिरादरी का एक विचर टिमेरिया में बाउंटी हंटिंग करने गया है। गेराल्ट के पास कोटे वाले को देने तक के पैसे नहीं होते, इसलिए वो कोटे के मालिक के पास अपने घोड़े रोश को गिरवी रखकर टिमेरिया चला जाता है, ये सोच करके शायद वहां काम मिल जाए। गेराल्ट फिर टिमेरिया जाकर यहाँ के लोकल लोगों से उस मॉन्स्टर के बारे में पूछता है। ये लोग इसे बताते हैं कि कुछ सालों से वुकोडलैक नाम का एक मॉन्स्टर इनका शिकार कर रहा है, बट इनका राजा फोल्टेस इस चीज को पूरी तरह से इग्नोर करके खुद अपना महल छोड़कर एक नए महल में जाके रह रहा है। इसलिए ये लोगों ने अपने राजा के खिलाफ एक रिबेलियन ग्रुप बनाया है उससे बदला लेने। गेराल्ट फिर बताता है कि मैं उस मॉन्स्टर को मारने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये लोग बोलते हैं कि हमें विचर्स पर अब भरोसा नहीं है, पिछला वाला विचर्स हमारा सारा पैसा लेकर बिना काम किए भाग गया। गेराल्ट इन्हें बोलता है कि हमारी सारी विचर बिरादरी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और मैं ये काम सिर्फ 1000 ओरेंस में करूंगा और पैसा भी काम पूरा होने के बाद लूंगा। इतने में वहां पर किंग फोल्टेस का दरबारी और उसके सिपाही आ जाते हैं और गेराल्ट को टिमेरिया छोड़कर जाने का हुक्म देते हैं। गेराल्ट टिमेरिया से वापस निकल रहा होता है कि तब रास्ते में उसकी मुलाकात होती है ट्रिस मैरीगोल्ड से, जो होती है किंग फोल्टेस के लिए काम करने वाली एक विच यानी जादूगरनी। ट्रिस फिर गेराल्ट को एक सरप्राइजिंग ऑफर देती है। इसे उस मॉन्स्टर को मारना नहीं है बल्कि बचाना है और जिंदा पकड़ना है, ताकि ट्रिस फिर उस मॉन्स्टर पर चढ़ा श्राप उतारकर उसका इलाज कर सके। गेराल्ट इधर समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर किंग फोर्ट्रेस के लिए कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए इसे मारना नहीं चाहता। ट्रिस फिर इसे अपने खुफिया अड्डे पर ले जाती है, जहां ये इसे बताती है कि मॉन्स्टर के हमलों की शुरुआत क्वीन एडा के मरने के बाद से शुरू हुई थी और ये मॉन्स्टर पुराने किले में मौजूद क्वीन एडा के कब्र में रहता है। क्वीन एडा मतलब किंग फोल्टेस्ट की बहन। कहा जाता है कि मरने से पहले क्वीन एडा का किसी अननोन आदमी के साथ अफेयर चल रहा था और अपने मौत के समय वो प्रेग्नेंट थी, बट किसी को नहीं पता कि वो आदमी कौन था और वो बच्चा किसका था। क्वीन एडा के मरने के बाद फोल्टेस ने कभी शादी नहीं की, मतलब क्वीन एडा का वो बच्चा टिमेरिया के तख्त का आखिरी वंश था। ट्रिस फिर गेलार्ड को उस पिछले विचर की डेड बॉडी दिखाती है और इसे बताती है कि इसी ने अफवाह फैलाई कि ये विचर गांव वालों का पैसा लेके भाग गया, ताकि किसी को पता न चले कि वो मॉन्स्टर कितना खतरनाक है। गेराल्ड अपने साथी विचर की डेड बॉडी की जांच करता है, तब इसे पता चलता है कि इसका दिल और जिगर दोनों गायब है। मतलब ये लोग जिस मॉन्स्टर को ढूंढ रहे हैं वो वुकोडलैक नहीं बल्कि एक स्ट्रिगा है। स्ट्रिगा प्रजाति के मॉन्स्टर्स नेचुरली अवेलेबल नहीं होते, उन्हें सिर्फ और सिर्फ श्राप के जरिए ही बनाया जा सकता है और ये श्राप भी काफी स्पेसिफिक है। ये श्राप सिर्फ और सिर्फ मुर्दा गर्भवती औरत को ही दिया जा सकता है, जिसके पेट में मौजूद बच्चा एक मॉन्स्टर यानी स्ट्रिगा बन जाता है जो सिर्फ इंसानों का दिल और जिगर खाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, स्ट्रिगास सिर्फ फीमेल होते हैं, मतलब ये बच्चा नहीं बल्कि एक बच्ची है और ये बच्ची किसी और की नहीं बल्कि क्वीन एडा की औलाद है। गेराल्ड इधर समझ जाता है कि आखिर क्यों किंग फोल्टेस इस मॉन्स्टर को बचाना चाहता है। ट्रिस फिर गेराल्ड को सीधा किंग फोल्टेस के पास ले जाती है, जहां गेराल्ड किंग को बोलता है कि देख, मुझे पता है कि एडा का वो सीक्रेट आशिक तू ही है और ये स्ट्रिगा तेरी और एडा की नाजायज औलाद है। अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर और मुझे बता कि वो कौन हो सकता है जिसने एडा पर वो श्राप डाला था, ताकि मैं उसे तोड़ सकूं। डैम, भाई बहन की जोड़ी। इस मोमेंट पे अचानक से मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स की याद आ गई।
फोल्टेस फिर ये सब सुनकर गुस्से में आकर गेराल्ट और ट्रिस को अपने नए महल से बाहर निकाल देता है और उसे टिमेरिया छोड़कर जाने का फुल एंड फाइनल ऑर्डर देता है। बट गेराल्ट वापस जाने की बजाय ट्रिस के साथ फोल्टेस के पुराने किले में जाता है जहां पर एडा की कब्र मौजूद है। गेराल्ट और ट्रिस फिर उस पुराने किले में जाके क्वीन एडा के रूम की छानबीन करने लगते हैं। यहाँ ट्रिस को क्वीन एडा को उसके माँ के लिखे खत मिलते हैं जिसमें वो बार बार बोल रही होती है कि तू अपने नाजायज बच्चे को गिरा दे, बट एडा हमेशा उसे मना करते रहती है। ये दोनों फिर इन लेटर्स को लेके राजा के दरबारी के पास जाते हैं जो सालों से फोल्टेस परिवार का वफादार सेवक है। इन्हें पहले लगता है कि शायद फोल्टेस और एडा की माँ मतलब महारानी साहिबा ने ही अपने बच्ची एडा को यह श्राप दिया था, बट जैसे ही गेराल्ट उस दरबारी के और करीब जाता है उसे उसकी स्मेल कुछ जानी पहचानी लगती है। यही एग्जैक्ट स्मेल गेराल्ट को क्वीन एडा के रूम में भी आई थी। मान लो ये भी विजर्स की उन स्पेशल सुपरनेचुरल शक्तियों का एक हिस्सा है, सूंघ के मुजरिम को पकड़ लेना। गेराल्ट के और थोड़ा इंटरोगेट करने के बाद वो दरबारी फाइनली कबूल करता है कि उसी ने क्वीन एडा को श्राप दिया था क्योंकि वो क्वीन एडा से प्यार करता था, बट क्वीन एडा ने अपने भाई से इश्क लड़ाकर खुद की और इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। गेराल्ट फिर उसे पूछता है कि मुझे बता अब इस श्राप को कैसे उतारना है। वो दरबारी इसे ये बताने से इनकार कर देता है। गेराल्ट फिर उसे उठाकर एडा के कमरे में ले जाता है और वहां बांध देता है और इसे बताता है कि अगर तूने समय रहते मुझे उस श्राप का हल नहीं बताया तो तेरा बनाया हुआ श्राप अब कुछ ही देर में यहाँ आकर तेरा दिल और जिगर खा लेगा। वो दरबारी फिर डर के मारे सब सच उगल देता है। वो श्राप को उतारने के लिए गेराल्ट को उस ट्रिगा को सुबह होने तक एडा की कब्र से बाहर रखना होगा। सुबह होने के बाद मुर्गे के 3 बांग कंप्लीट होते ही स्ट्रीगा का वो श्राप उतर जाएगा और वो स्ट्रीगा एक लड़की में बदल जाएगी। गेराल्ट फिर उस दरबारी को वहीं बंधा हुआ छोड़कर स्ट्रीगा को ढूंढने निकल पड़ता है। स्ट्रीगा पहले जाकर उस दरबारी को मारती है और फिर आकर गेराल्ट की बैंड बजाती है। गेराल्ट के सारे हथियार और टेक्निक्स इस स्ट्रीगा के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। गेराल्ट फिर जाकर अपने जादू से उस किले से बाहर जाने वाले दरवाजे बंद कर देता है और खुद को क्वीन एडा के कब्र में बंद कर लेता है ताकि सुबह होने तक वो स्ट्रीगा ना तो बाहर भाग सके और ना ही एडा की कब्र में वापिस आ सके। गेराल्ट का यह प्लान काम करता है। सुबह होते ही मुर्गे के 3 कुकड़ुकू के बाद स्ट्रीगा का वो श्राप उतर जाता है और वो एक लड़की में बदल जाती है, बट इसके अंदर वो नफरत और हैवानियत अभी भी मौजूद होती है। वो लड़की फिर झपट्टा मार के गेराल्ट के गले पर हमला करती है और गेराल्ट अपनी जान बचाने उस लड़की के गले पे हमला करता है और फिर दोनों बेहोश हो जाते हैं। गेराल्ट की जब आंख खुलती है तब वो ट्रिस के साथ होता है, अपने जख्मों से रिकवर होता हुआ। ट्रिस इसे बताती है कि तुझे आराम की जरूरत है, उस लड़की की चिंता छोड़ दे, मैंने उसके देखभाल का सही इंतजाम किया है। फिर ट्रिस वादे के मुताबिक गेराल्ट को उसका इनाम देती है। दूसरी तरफ येनिफर और स्ट्रेट का रिलेशनशिप आगे बढ़ने लगता है और ये दोनों अपने इनिशिएशन डे की तैयारियां कर रहे होते हैं। इनिशिएशन डे मतलब इट्स लाइक अ ग्रेजुएशन डे। इस दिन ये दोनों और बचे हुए सारे स्टूडेंट ऑफिशियली जादूगर और जादूगरनियां बन जाएंगे। इसके बाद एरिटूजा के मास्टर जादूगर जो होता है एक टाइप का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि कौन सी जादूगरनी किस राजा के लिए काम करेगी। इनकी दुनिया में हर एक राजा के पास एक विच यानी जादूगरनी होती है, जैसे कि फोल्टेस के पास ट्रिस थी, बिल्कुल वैसे ही। इनिशियली प्लान के हिसाब से येनिफर एडेरिन के राजघराने जाने वाली होती है क्योंकि वहां के राजा को अपने हुकूमत के लोग ही ज्यादा पसंद होते हैं और येनिफर का गांव एडेरिन की हुकूमत के अंदर आता है, सो शी इज अ परफेक्ट चॉइस। अपने इनिशिएशन डे के पहले जादूगरनी अगर चाहे तो अपना पूरा रूप बदल सकती है और अपने आप को जितना चाहे उतना खूबसूरत बना सकती है इस महान कलाकार की मदद से, जो होता है इन जादूगरनियों का प्लास्टिक सर्जन। एरिटूजा के मास्टर्स मीटिंग में बैठकर डिसाइड कर रहे होते हैं कि कौन सी जादूगरनी कहाँ जाएगी, बट तभी अचानक स्ट्रिगोमार सबको बताता है कि येनिफर में एल्फ का खून दौड़ रहा है और एडेरिन के घराने के लोग तो एल्फ से सख्त नफरत करते हैं। फिर सब डिसाइड करते हैं कि इनमें से एक बोर्ड मेंबर की बेटी एडेरिन जाएगी और येनिफर को भेजा जाएगा निल्फगार्ड। जैसे ही ये न्यूज येनिफर को पता चलती है वो गुस्से में पागल हो जाती है और जाकर स्ट्रेट को बहुत खरी खोटी सुनाती है। इसके बाद वो जाकर अपने प्लास्टिक सर्जन से मिलती है और उसे बोलती है कि जल्दी से जल्दी मुझे खूबसूरत बना दे। ये इसे बताता है कि ये प्रोसेस काफ़ी दर्दनाक है, इसके लिए मुझे तुझे बेहोश करना पड़ेगा और मेरे पास अभी बेहोशी वाली दवा बनाने का टाइम नहीं है। येनिफर इसे बोलती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये दर्द सह लूँगी और फिर ये इसके ऊपर अपना प्रोसीजर शुरू कर देता है जो कि दिखने में वाकई में काफ़ी दर्दनाक लगता है। इसका एक और डिसएडवांटेज है, इस प्रोसीजर के होने के बाद आप मां नहीं बन सकते। येनिफर फिर अपने नए रूप में जाकर सबको डांस पार्टी में ज्वाइन करती है और जाकर सीधा एडेरिन के राजा के साथ डांस करने लगती है। एडेरिन का राजा येनिफर की खूबसूरती पर पूरी तरह से लट्टू हो जाता है। येनिफर फिर इसे बताती है कि मैं तेरे ही किंगडम से बिलोंग करती हूँ। इसके बाद सब समझ जाते हैं कि ये राजा तो पक्का येनिफर को ही सिलेक्ट करेगा। सारे जादूगर महारथी और येनिफर के दोस्त उसकी इस हरकत से काफी गुस्सा होते हैं। इसी पार्टी में हमारी मुलाकात होती है 2 शरारती बच्चों से
जिनके नाम होते हैं फोल्टेस्ट एंड एडा। और यहाँ तीनों मेन कैरेक्टर्स की एक्चुअल टाइमलाइन कंफर्म होती है। येनिफर की कहानी सबसे पुराने टाइम में चली है क्योंकि यहाँ पे फोल्टेस्ट अभी एक बच्चा है। गेराल्ट की कहानी बीच वाले टाइम में चली है और सीरी की स्टोरी टाइमलाइन सबसे लेटेस्ट है। ओह, सीरी से याद आया, सीरी बर्फीले जंगल में अपने एल्फ दोस्त के साथ आराम कर रही होती है कि तभी अचानक उसे कोई पुकारने लगता है। सीरी फिर पूरी तरह उस आवाज़ के वश में आकर सामने वाले जंगल में घुस जाती है। उसका दोस्त उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करता है बट सामने वाले जंगल से कोई तीर मारकर उसे घायल कर देता है। और यहाँ हो गया एपिसोड 3 खत्म। पिछले 3 एपिसोड की फास्ट पेस कहानी के बाद एपिसोड 4 थोड़ा सा सेटल डाउन लगता है। गेराल्ट सिल्कीमोर नामी एक मॉन्स्टर्स को मारकर उसका इनाम ले रहा होता है और बाजू में यस्केर बैठा उसके इस कारनामे पर नया गाना लिख रहा होता है। गेराल्ट और यस्केर के बीच का बॉन्डिंग धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा होता है। यस्केर फिर गेराल्ट को सजा दजाकर सिंट्रा लेके जाता है जहां सिंट्रा के राजकुमारी का स्वयंवर चल रहा होता है और इधर आसपास के राजघराने के सारे एलिजिबल बैचलर्स अपना शादी का प्रस्ताव लेके आए होते हैं। इस फंक्शन में गेराल्ट की मुलाकात होती है अपने पुराने दोस्त माउस सैक से। फिर वहां पर क्वीन कलांते आती है और गेराल्ट को ऊपर स्टेज पर अपने बाजू में बैठने के लिए लेके जाती है। फिर मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है। यास्कियर अपने बैंड के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा होता है और हर राजघराने के एक एक नमूने आके शहजादी पेवेटा के सामने अपना प्रपोजल रखते हैं। पेवेटा के लिए नील्फगार्ड से भी एक रिश्ता आया होता है बट क्वीन कलांते सबके सामने उसकी जबरदस्त इंसल्ट करके उसे भगा देती है। अचानक एक नाइट अनइनवाइटेड फंक्शन में एंट्री मारता है और क्वीन कलांते के सामने उसकी बेटी पेवेटा का हाथ मांगता है। कलांते गुस्से में आके उसे बोलती है, मैं मेरी बेटी की शादी एक नाइट से कर दूं? पहले तू अपना हेलमेट उतार और सबको अपना चेहरा दिखा। इस नाइट का चेहरा देख के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और क्वीन कलांते गेराल्ट को इसे मारने का ऑर्डर देती है। गेराल्ट बोलता है कि यह बंदा कोई मॉन्स्टर नहीं है, किसी ने इसे श्राप दिया है इसलिए इसकी ऐसी हालत हुई है। कलांते बोलती है कि अगर तू नहीं मारेगा तो इसे मेरे आदमी मार देंगे और फिर क्वीन अपने सिपाहियों को इसे मारने का हुक्म देती है। ये नाइट पहले तो अच्छे से लड़ लेता है बट कुछ देर बाद क्वीन के सिपाही इस पर भारी पड़ते हैं। एक सिपाही इसे मारने ही वाला होता है कि गेराल्ट जाके उसे बचा लेता है। क्वीन फिर हुक्म देती है कि दोनों को मार दो और इसके बाद गेराल्ट अपने फुल बैड एस विचर मोड में आकर सबका सामना करता है। यहाँ आपको कुछ रियलाइज होता है, जैसे ह्यू जैकमैन इज वुल्वरीन एंड ही ऑलवेज विल बी, जैसे कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर इज आयरन मैन एंड ही ऑलवेज विल बी, उसी तरह हेनरी कैविल इज द व्हाइट वुल्फ, ही इज द गेराल्ट ऑफ रिविया एंड ही ऑलवेज विल बी। गूज़बम्स। इसके बाद तो ऑलमोस्ट हॉल में मौजूद सारे लोग एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। एंड में क्वीन कलांते खुद लड़ाई में घुसकर सबको रोक देती है। फिर पेवेटा नीचे जाकर उस नाइट को गले लगाती है जिसका नाम होता है डुन। डुन फिर सबको बताता है कि सालों पहले मैंने कलांते के हस्बैंड मतलब किंग रेगनोर की जान बचाई थी और बदले में मैंने इनाम की जगह किंग से मांगा था द लॉ ऑफ सरप्राइज। अगेन नेटफ्लिक्स डिड इट। लॉ ऑफ सरप्राइज बिना डिटेल में एक्सप्लेन किए उसको प्लॉट का मेन पॉइंट बना दिया। ओके, सो जो लोग विचर यूनिवर्स के बारे में नहीं जानते उनके लिए एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन जो कि स्टिल वेरी कंफ्यूजिंग। लॉ ऑफ सरप्राइज का बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर मैंने किसी की जान बचाई और इनाम के बदले मैंने उससे लॉ ऑफ सरप्राइज मांगा तो उस बंदे के जिंदा वापस घर जाने के बाद जो भी नई चीज उसे हासिल होगी उसका हकदार मैं रहूंगा। जनरली ये होता है उस बचाए हुए आदमी का न्यू बॉर्न चाइल्ड। मतलब अपनी जान बचाने के बाद किंग रेगनार जब घर वापस आया था तब कलांते प्रेग्नेंट थी, तो अब कलांते और किंग रेगनार का न्यू बॉर्न यानी प्रिंसेस पेवेटा का पूरा हकदार अब डुन है। लॉ ऑफ सरप्राइज में किया गया वादा सीधा डेस्टिनी से कनेक्ट होता है और फिर चाहे आप कुछ भी कर लो, डेस्टिनी यानी अपनी किस्मत से पीछा नहीं छुड़ा सकते। और ये लोग डेस्टिनी को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली लेते हैं। सारे लोग फिर कलिंथा को बोलते हैं कि तू अब कुछ नहीं कर सकती। डुन और पेवेटा को डेस्टिनी ने एक साथ जोड़ दिया था। इसके बाद पेवेटा एक और सरप्राइज बॉम्ब डालती है कि मैं भी डुन से प्यार करती हूँ। कुछ दिन पहले डेस्टिनी ने हमें एक साथ लाया और हम एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। कलांते ये सब शांति से सुन रही होती है और फिर बोलती है कि भाड़ में गई तुम्हारी डेस्टिनी, मैं नहीं मानती इसको, और जाकर डुन को मारने की कोशिश करती है। ये देखकर पेवेटा जोर से चिल्लाती है और सारे लोग उड़ के कोने में गिर जाते हैं। हॉल में एक बड़ा सा बवंडर आता है जिसके बीच पेवेटा और डुन सुरक्षित होते हैं और साइड में बाकी के लोग मर रहे होते हैं। गेराल्ट फिर अपने पोशन का एक शॉट लगाकर बवंडर के अंदर घुस जाता है और पेवेटा के उस जादू को तोड़ देता है। बवंडर गायब हो जाता है और सब लोग चैन की सांस लेते हैं। कलांते अपनी बेटी की इन शक्तियों को देखकर बहुत हैरान होती है। कलांते की माँ के पास भी ये शक्तियाँ थी बट वो कलांते में ट्रांसफर नहीं हुए थे,
तो कलांथे को लगा कि शायद पवेटा भी उसी की तरह एक नॉर्मल इंसान है, बट पवेटा होती है एक सोर्स। विचर की दुनिया में दो मेन टाइप के जादूगर होते हैं, सोर्स एंड मेजेस। मेजेस होते हैं वो लोग जिनमें काबिलियत तो थी बट उन्होंने अपना जादू एरिटूजा जैसे किसी स्कूल या किसी मास्टर के अंदर खुद से सीखा है। और सोर्स होते हैं नेचुरल बॉर्न, मतलब पैदाइशी जादूगर। सोर्स की शक्तियां मेजेस से बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, बट इनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि ये उन शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये शक्तियां सिर्फ समय आने पर काम करती हैं, लाइक अ डिफेंस मैकेनिज्म। सो अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि पवेटा और उसकी बेटी सीरी दोनों ही सोर्स हैं, इसलिए मुसीबत के वक्त चिल्लाने पर इनका जादू खुद ब खुद काम करता है। ये सब देख के कलांथे को भी डेस्टिनी पर भरोसा होने लगता है और फिर वो डुन और पवेटा की शादी करा देती है। डुन और पवेटा की शादी होते ही डुन का वो श्राप उतर जाता है और डुन वापस एक इंसान बन जाता है। गेराल्ट और यस्केर फिर वहां से जा रहे होते हैं कि तभी डुन उसे रोक लेता है और बोलता है कि तूने मेरी जान बचाई है, बोल तुझे इनाम में क्या चाहिए। गेराल्ट इसे बोलता है कि तू एक अच्छा इंसान है, इसलिए मैंने तेरी जान बचाई, मुझे बदले में तेरे से कुछ नहीं चाहिए। बट डुन बहुत फोर्स करता है कि तुझे कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। गेराल्ट फिर इसे बोलता है कि देख, वैसे भी मेरा डेस्टिनी पर कोई भरोसा नहीं है और ना ही मुझे तेरे से कुछ चाहिए, तो बदले में तू भी मुझे लॉ ऑफ सरप्राइज ही दे दे। गेराल्ट के इतना बोलते ही पवेटा उल्टी कर देती है। मतलब ये लोग स्टार प्लस वाले फैशन में हमें बता रहे हैं कि पवेटा इज प्रेग्नेंट, मतलब अब उसके होने वाले बच्ची का जिम्मेदार और हकदार गेराल्ट है। ओह शिट, उस बच्ची का मतलब सीरी का जिम्मेदार है गेराल्ट। अब पता चला क्यों मरने से पहले कलांथे ने सीरी से कहा था कि जाके गेराल्ट ऑफ रिविया से मिलना, और क्यों रेनफ्री ने गेराल्ट से कहा था कि द गर्ल इन द वुड्स इज योर डेस्टिनी। क्योंकि इस लॉ ऑफ सरप्राइज की वजह से गेराल्ट और सीरी एक दूसरे की डेस्टिनी बन गए। आई नो एपिसोड 4 इज फुल ऑफ डेस्टिनी। दूसरी तरफ येनिफर की कहानी ने एक लंबा टाइम जंप ले लिया है। येनिफर पिछले 30 सालों से एडरिन के राजा के लिए काम कर रही है, और अगर आप ये सोच के कंफ्यूज हैं कि अभी तक येनिफर इतनी जवान क्यों दिख रही है, वेल क्योंकि विचर्स और मेजेस की उम्र आम इंसानों की तरह नहीं बढ़ती। येनिफर अपनी रानी कैलिस के साथ वेंगबर्ग से लौट रही होती है। कैलिस ने हाल ही में एक और बेटी को जन्म दिया होता है। उसका राजा उससे काफ़ी परेशान होता है क्योंकि उसे बेटा चाहिए होता है फ्यूचर में अपना तख्त संभालने। इसलिए वो कैलिस को मारने के लिए एक जादूगर कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर करता है, मतलब एक मेज असासिन। येनिफर अपने पोर्टल बना बना के कैलिस और उसकी बच्ची को बचाने की बहुत कोशिश करती है, बट हर जगह वो असासिन उन्हें ट्रैक करता हुआ पहुंच ही जाता है। अपने बहुत कोशिश करने के बाद भी येनिफर कैलिस और उसकी बच्ची दोनों को नहीं बचा पाती, और फिर वो जाकर उस बच्ची को एक बीच पर दफना देती है। 30 साल का टाइम जंप, मतलब येनिफर अब गेराल्ट की स्टोरी टाइमलाइन के करीब है। लगता है जल्द ही अब इन दोनों की मुलाकात होने वाली है। पिछले एपिसोड में सीरीज जिस जंगल में घुस गई थी उसका नाम होता है ब्रोक्यूलॉन फॉरेस्ट। ब्रोक्यूलॉन फॉरेस्ट को फॉरेस्ट ऑफ डेथ भी कहा जाता है, और यहाँ पर ड्रायड्स का कब्जा होता है। कोई भी इंसान इस फॉरेस्ट में जाने से बहुत घबराता है क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, और ये जंगल भी जादू टोने से भरा होता है। उधर सिंट्रा के किले में निल्फगार्ड के सिपाही कलांथे की लाश पर जादू टोना करके ये पता लगाते हैं कि सीरी अभी इस वक्त ब्रोक्यूलॉन फॉरेस्ट में है। सीरी फिर ड्रायड से मिलती है और इन्हें बताती है कि उसे याद नहीं कि वो इस जंगल में कैसे घुसी थी और उसे कोई अंदर से पुकार रहा था। ड्रायड्स ने सीरी के उस एल्फ दोस्त को भी पकड़कर यहाँ लाया होता है जिसका नाम होता है डारा। ड्रायड्स फिर इन दोनों को स्पेशल पानी पीने बोलते हैं। अगर आपका इंटेंशन है इस जंगल को या इसके निवासियों को नुकसान पहुंचाना तो आप पानी पीते ही मर जाओगे, अदरवाइज ये पानी पीने के बाद आप अपने सारे प्रॉब्लम्स भूल जाओगे और अपनी पुरानी सारी यादों को मिटाकर यहाँ रहने लग जाओगे। सीरी फिर डारा को अपनी सच्चाई बताती है कि वो सिंट्रा की राजकुमारी है। ये सुनते ही डारा उससे दूर चला जाता है और उसे बोलता है कि तेरी दादी अम्मा यानी क्वीन कलांथे की आर्मी ने उसके सारे घर वालों को मार डाला। सीरी ये सब सुनकर बहुत शॉक होती है। उसे अपने दादी अम्मा के ये कारनामे पता नहीं होते। डारा फिर इसे बोलता है कि क्यों अपनी जिंदगी उस कलांथे के बताए हुए काम करने के पीछे वेस्ट कर रही है। यहाँ का पानी पी ले और गेराल्ट और अपनी डेस्टिनी दोनों को भूल जा। पहले डारा पानी पीता है और वो सब भूलने लगता है। फिर सीरी पानी पीती है बट उस पर उसका कुछ असर नहीं होता। ड्रायड्स फिर सीरी को उस पानी के सोर्स के पास लेके जाते हैं और इसे ताज़ा पानी पिलाते हैं। ये पानी पीते ही सीरी एक अलग दुनिया में चली जाती है जहां उसे एक बड़ा सा चमकता हुआ पेड़ दिखता है जो इससे पूछता है कि आखिर क्या चीज़ है तू। और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। एपिसोड 5 की शुरुआत में निल्फगार्डियन का एक सिपाही एक डॉपलर के पास जाता है। डॉपलर मतलब ये लोग होते हैं एक तरीके के शेप शिफ्टर्स।
जो किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। चेहरा, बॉडी और कपड़ों के साथ साथ ये अपने विक्टिम की मेमोरीज भी कॉपी कर सकते हैं। बाय द वे, ये वही सिपाही है जो सीरी के पीछे पड़ा था। फर्स्ट टाइम बिना हेलमेट के चेहरा देखा है इसका। निल्फगार्डियंस फिर उस डॉपलर को सिंट्रा लेके जाते हैं। इधर वो डॉपलर माउसैक को मार देता है और उसका रूप धारण कर लेता है। सो इनका प्लान होता है इस डुप्लीकेट माउसैक को ब्रोक्यूलॉन फॉरेस्ट भेजना और धोखे से सीरी को वहां से उठाकर लाना। उधर ब्रोक्यूलॉन फॉरेस्ट में ड्राइड्स को सीरी की सच्चाई पता चलती है और फिर वो एक मैनेजमेंट मीटिंग बिठाते हैं, ये डिसाइड करने के इसको यहाँ पे रखना है या यहाँ से भगाना है। और हर मैनेजमेंट मीटिंग की तरह इस मीटिंग का भी कोई हल नहीं निकलता। सब लोग अपने डिवाइडेड डिसीजन के साथ वहां से चले जाते हैं। ड्राइड्स की लीड फिर सीरी को बताती है कि द स्वॉर्ड ऑफ डेस्टिनी हैज टू एजेस, मतलब तेरी किस्मत तेरे हाथ में है। बिल्कुल एक दो-धारी तलवार की तरह तेरे पास भी दो ऑप्शंस है, या तो हमारे साथ रुक के अपनी किस्मत लिख, या तो फिर गेराल्ट ऑफ रिविया की तलाश में जाकर अपनी लिखी हुई किस्मत फॉलो कर। सीरी फिर डिसाइड करती है कि वो इनके साथ यहाँ जंगल में ही रुकेगी। लेकिन तभी अचानक वहां पर माउसैक का डॉपलर आता है और ड्राइड्स को बोलता है कि मुझे मत मारो, मैं उस लड़की यानी सीरी को लेने आया हूँ और वो मुझे जानती है। सीरी माउसैक को देखकर बहुत खुश होती है। माउसैक फिर वहां सबको सीरी की डेस्टिनी और लॉ ऑफ सरप्राइज वाली बात बताता है और इसके समझाने के बाद सीरी अपना डिसीजन बदल देती है। फिर वो ब्रोक्यूलॉन फॉरेस्ट छोड़कर गेराल्ट की तलाश में जाने का प्लान बनाती है। जाते जाते ये अपने साथ डारा को भी लेके जाती है। भाई मुझे लगता है ये डारा तो पक्का मरने वाला है। येनिफर अब राजघराने की सेवा छोड़कर अपना लोकल बिजनेस चालू करती है, जहां पर वो पैसा लेके जादू की मदद से गांव वालों के प्रॉब्लम सॉल्व करती है। फिर वहां पर गांव का मुखिया यानी मेयर आ जाता है और येनिफर को पकड़कर अपने घर लेके चला जाता है। मेयर को ऊपर से ऑर्डर आए होते हैं कि येनिफर को इस गांव से भगा दो। येनिफर इस मेयर के घर बैठे तैयार हो रही होती है कि तभी अचानक वहां पर टिसेया आ जाती है और उसे पूछती है कि यार क्या चल रहा है तेरा, जादूगर के ग्रुप ने तो तुझे ऑलरेडी अलग कर दिया है और तू है कि ये ऐसे साइड बिजनेस करके उनका नाम और खराब कर रही है। ये जल्दी बंद नहीं हुआ तो चांसेस है कि वो लोग तुझ पर कुछ तगड़ा एक्शन ले लेंगे। येनिफर फिर टिसेया को वहां से भगा देती है और इधर हमें पता चलता है कि येनिफर के सर पर माँ बनने का भूत सवार है और वो किसी भी हालत में इसका हल ढूंढना चाहती है। याद है ना कि वो माँ नहीं बन सकती क्योंकि इसने उस जादूगर प्लास्टिक सर्जन की मदद से अपना मेकओवर जो करवाया था। सिंट्रा में उस लॉ ऑफ सरप्राइज वाले सीन के बाद से गेराल्ट की नींद उड़ जाती है और ये बहुत रातों से सोया नहीं होता है। क्या हो गया भाई, वी थॉट यू डोंट केयर अबाउट डेस्टिनी। इसलिए वो एक तालाब में मछली का जाला लेकर जिन पकड़ने जाता है। यस, वही 3 ख्वाहिश पूरे करने वाला जिन। आई थिंक इसका प्लान है अपने इंसोम्निया के प्रॉब्लम को उस जिन से हल करवाना। यहाँ उसके साथ खड़ा यास्कियर उसे और परेशान कर रहा होता है। गेराल्ट को फिर उस जिन की सुराई मिल जाती है, बट यास्कियर फिर इससे ये सुराई छीन लेता है। खींचातानी में उस सुराई का ढक्कन खुल जाता है और सुराही गिर के टूट जाती है। यास्कियर फिर चिल्ला कर उस जिन को अपने 2 विशेष बताता है। गेराल्ट फिर उसे बोलता है कि चुप कर, अब तेरे पास सिर्फ एक ही ख्वाहिश बची है। इतने में वो जिन वहां से भाग जाता है और यास्कियर खून की उल्टियां करने लगता है। गेराल्ट फिर उसे उठाकर लोकल डॉक्टर के पास लेके जाता है। ये एल्फ डॉक्टर यास्कियर की जांच करता है और गेराल्ट को बताता है कि इसके गले में जबरदस्त प्रॉब्लम हुआ है, बट ये जादू टोने वाला काम है, इसका मेडिकल इलाज नहीं हो सकता, इसे तो कोई जादूगर ही ठीक कर सकता है। गेराल्ट फिर इसे पूछता है कि क्या इस गांव में कोई जादूगर मिलेगा। ये एल्फ डॉक्टर इसे बताता है कि रिसेंटली हमारे मेयर ने एक जादूगर को पकड़कर अपने घर में कैद किया है, बस वही एक जादूगर है इस एरिया में, बट वो बहुत खतरनाक है। गेराल्ट फिर यास्कियर को लेकर सीधा उस मेयर के घर जाता है। दरवाजे पर मेयर का गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, बट गेराल्ट उसे बेहोश करके अंदर चला जाता है। अंदर जाकर फिर गेराल्ट उस जादूगर से मिलता है जो एक्चुअल में होती है एक जादूगरनी। फाइनली येनिफर और गेराल्ट की टाइमलाइन अब सेम है, सो लेस कंफ्यूजन नाउ। येनिफर इनकी हेल्प करने के लिए तैयार होती है, बट इसे बताती है कि इसमें टाइम लगेगा, तुम दोनों को इस रात यहीं रुकना पड़ेगा। इसके बाद येनिफर यास्कियर का इलाज करती है और जब ये रिकवर हो रहा होता है तब खाली टाइम में हॉट टब में बैठकर गेराल्ट के साथ थोड़ा चिट चैट करती है। गेराल्ट को पता चलता है कि येनिफर का एक्चुअल प्लान तो कुछ और ही है। ये इनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उस जिन को अपनी बॉडी में कैद करना चाहती है ताकि वो और पावरफुल बन सके। इन अदर वर्ड्स, ताकि वो फाइनली इतनी पावरफुल बने कि अपने माँ बनने का प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। पर जिन को कैद करते वक्त पहले उसे उसके पुराने मास्टर के 3 ख्वाहिशों को पूरा करके उस जिन को आजाद करना पड़ेगा। इसलिए इसने इन तीनों को यहाँ पर रखा है ताकि यास्कियर उठकर अपनी आखिरी ख्वाहिश बताकर उस जिन को आजाद कर सके। गेराल्ट इसे रोकने की कोशिश करता है, बट फिर येनिफर इस पर अपना जादू चला देती है और फिर गेराल्ट अपना कंट्रोल खोकर मेयर के कुछ खास आदमियों को मारता है और सीधा जेल में चला जाता है। जेल में इसका स्वागत करता है उस मेयर का गार्ड जिसे गेराल्ट ने बेहोश किया था। वो गार्ड फिर गेराल्ट की जम के धुलाई करने लगता है और उसे बोलता है कि भाई तू तो गया, अब तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश होगी तो बता दे। गेराल्ट उसे बोलता है कि मेरी ख्वाहिश है कि तेरा सर फट जाए।
और इसके बाद उस गार्ड का सर फट जाता है। इसका मतलब वो जिन का मालिक यास्किर नहीं बल्कि गेराल्ट है। गेराल्ट ने सुराही खुलने के बाद यास्किर से कहा था कि चुप कर, जिसके बाद उस जिन ने यास्किर का गला बंद करके गेराल्ट की पहली ख्वाहिश पूरी की। फिर जेल में उस गार्ड का सर फोड़ के उसकी दूसरी ख्वाहिश पूरी की। इसका मतलब गेराल्ट के पास अपनी आखिरी ख्वाहिश बची है, द लास्ट विश। विचर की सबसे पहली बुक का नाम भी यही था, द लास्ट विश। ये कहानी इसी बुक पर बेस्ड है। उधर येनिफर फिर यास्किर से जबरदस्ती अपनी आखिरी ख्वाहिश बुलवाकर उस जिन को अपने बॉडी में कैद कर लेती है, ये सोच के कि ये जिन अब आज़ाद हो गया है। बट वो जिन उल्टा उसकी बॉडी पर ही हावी होने लगता है, क्योंकि उसके असली मालिक गेराल्ट ने अभी तक उसे आज़ाद नहीं किया है। गेराल्ट फिर वहां जाकर अपनी आखिरी ख्वाहिश बोलता है और जिन को येनिफर की बॉडी से आज़ाद कर देता है। मतलब इनडायरेक्टली वो येनिफर की जान बचाता है। वो जिन फिर छत तोड़कर वहां से भाग जाता है। मतलब येनिफर के पावरफुल बनने का सपना अब सपना ही रह गया। इसके बाद छत का मलबा इनके ऊपर गिरने लगता है। येनिफर फिर पोर्टल बनाकर गेराल्ट को बचा लेती है। दोनों फिर ऊपर वाले कमरे से नीचे वाले कमरे में शिफ्ट होते हैं। एंड देन यू नो व्हाट हैपेंस देन। खिड़की में खड़ा यास्किर ये सब देखकर बहुत खुश होता है कि दोनों जिंदा हैं। येनिफर फिर गेराल्ट से पूछती है कि तेरी आखिरी विश क्या थी, बट गेराल्ट उसे इग्नोर करके मस्त सो जाता है। और यहां होता है एपिसोड 5 खत्म। पिछले एपिसोड के उस जिन वाले हादसे के बाद गेराल्ट और येनिफर अपने अलग अलग रास्ते चले जाते हैं, बट बीच बीच में इनका थोड़ा मिलना जुलना होते रहता है। इसका मतलब एपिसोड 5 और 6 के बीच थोड़ा समय बीत चुका है, यानी एक स्मॉल टाइम जंप। अब कितना हमें एग्जैक्टली पता नहीं। एपिसोड 6 की शुरुआत में गेराल्ट एक मॉन्स्टर को मार के लौट रहा होता है कि तभी उसकी मुलाकात होती है बोच 3 जैकडॉस और उसके 2 फीमेल बॉडीगार्ड से, जो गेराल्ट के लिए एक ऑफर लेके आए होते हैं, एक ग्रीन ड्रैगन को मारने का ऑफर। इस ग्रीन ड्रैगन ने किंग नीडामिर के पहाड़ों पर आतंक मचा रखा होता है, इसलिए किंग चाहता है कि कोई जाकर उस ड्रैगन को मार दे और इसके बदले उसके मारने वाले को मिलेगा वो खजाना जिसकी रक्षा ग्रीन ड्रैगन कर रहा है, और किंग नीडामिर की तरफ से उसके जमीन का एक हिस्सा, और किंग फिर उसे उस जमीन का सेनापति बना देगा। मतलब ड्रैगन मारने वाले की लाइफ सेट। बोच इसे बोलता है कि कुल मिलाकर 4 ग्रुप्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं और मैं चाहता हूं कि तू मेरा ग्रुप ज्वाइन कर ले। गेराल्ट बोलता है कि सॉरी, मैं ड्रैगन्स को नहीं मारता, बट फिर उसे पता चलता है कि येनिफर भी इनमें से एक ग्रुप का हिस्सा है, और इसके बाद गेराल्ट एक झटके में राजी हो जाता है। एक ग्रुप होता है डॉर्स का, एक ग्रुप होता है येनिफर और उसके नाइट आइक का, और एक ग्रुप होता है प्रोफेशनल ड्रैगन किलर्स का, और आखिरी ग्रुप में होते हैं यास्किर, बोच के बॉडीगार्ड टेया एंड वेया और हमारा गेराल्ट ऑफ रिविया। फिर ये सारे जाते हैं उस ग्रीन ड्रैगन की तलाश में। ये एपिसोड मुझे थोड़ा फिलर जैसा लगा, क्योंकि इस एपिसोड में मैक्सिमम टाइम ये लोग सफर पर उस ड्रैगन की तलाश में लगे होते हैं। सो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही कवर करूंगा। रात भर आराम करने के बाद जब ये लोग सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि किसी ने येनिफर के साथी आइक की हत्या कर दी है। इसके बाद बचे हुए लोग 2 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। डॉर्स, गेराल्ट की टीम और येनिफर एक ग्रुप बनाकर खतरनाक वाले शॉर्टकट रास्ते से जाते हैं, और वो प्रोफेशनल ड्रैगन किलर्स वाला ग्रुप जिनका नाम होता है रीवर्स, वो लोग भरोसेमंद लंबे रास्ते से जाते हैं। सफर के वक्त येनिफर गेराल्ट को बताती है कि उसे ग्रीन ड्रैगन के उस खजाने और राजा की जमीन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने सुना था कि ग्रीन ड्रैगन के दिल को यूज करके आप माँ बनने वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, तो येनिफर को चाहिए उस ग्रीन ड्रैगन का दिल ताकि वो माँ बन सके। कहा था ना, इसके सर पर जबरदस्त माँ बनने का भूत सवार है। और गेराल्ट उसे बातों बातों में अपने सीरी के साथ डेस्टिनी वाले कनेक्शन के बारे में बताता है। फिर हमें पता चलता है कि इनका शॉर्टकट रास्ता जरूरत से ज्यादा ही खतरनाक है, जिसे पार करते वक्त बोच और उसके दोनों बॉडीगार्ड्स अपनी जान गंवा बैठते हैं। मरने से पहले बोच गेराल्ट को गोल्डन ड्रैगन की कहानी सुनाता है, जो काफी ज्यादा रेयर होते हैं। गेराल्ट फिर से बताता है कि गोल्डन ड्रैगन सिर्फ कहानियों में होते हैं, रियलिटी में नहीं। ओके, सो जो लोग ये ड्रैगन्स के अलग अलग कलर्स को लेके कंफ्यूज्ड हैं, उनके लिए एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। सो बुक्स, गेम्स और कंसेप्ट आर्ट को इंक्लूड करें तो विचर की दुनिया में बहुत ज़्यादा टाइप्स के ड्रैगन्स हैं। ग्रीन ड्रैगन, रेड ड्रैगन, ब्लैक ड्रैगन, व्हाइट ड्रैगन, ब्राउन ड्रैगन, रॉक ड्रैगन, सिल्वर ड्रैगन एंड फाइनली गोल्डन ड्रैगन। इनमें से गोल्डन ड्रैगन्स इतनी रेयर प्रजाति के हैं कि इनका जिक्र सिर्फ लोगों की कहानियों में ही होता है, और बहुत कम लोगों ने इन्हें देखने का दावा किया होता है। कहा जाता है कि गोल्डन ड्रैगन्स कभी किसी को ज़्यादा दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो ड्रैगन्स अपना भेष बदल सकते हैं। मतलब अगर वो चाहे तो अपना भेष बदलकर अपने आप को इंसान बनाकर इंसानों के साथ रह सकते हैं। येनिफर और गेराल्ट फिर मौका देखकर अपना पर्सनल टाइम एंजॉय करते हैं,
और इनके बीच का बॉन्ड और थोड़ा मजबूत हो जाता है। सुबह उठकर ये लोग देखते हैं कि डॉर्स उन्हें बिना बताए आगे निकल गए हैं। येनिफर फिर भागते हुए जाकर डॉर्स को पकड़ लेती है और उन्हें अपने जादू से स्टैचू बनाकर खुद उस ड्रैगन की गुफा में चली जाती है। इसके पीछे पीछे गेराल्ट भी वहां पर पहुंच जाता है, जहां ये लोग देखते हैं कि वो ग्रीन ड्रैगन ऑलरेडी मर चुकी है। यस, ये एक फीमेल ड्रैगन थी जो अपने अंडे की रक्षा कर रही थी, और अब उस ड्रैगन की लाश और उसके अंडे की रक्षा कर रहे होते हैं टेया एंड वेया। आप सोच रहे होंगे कि ये लोग कैसे जिंदा बच गए। वेट फॉर इट। और फिर वहां आ जाता है उस ग्रीन ड्रैगन का बॉयफ्रेंड और उस अंडे में मौजूद बच्चे का बाप, जो होता है एक गोल्डन ड्रैगन। और फिर हमें पता चलता है कि ये गोल्डन ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि बोच है, और इसी ने टेया और वेया को मरने से बचाया है। बोच फिर गेराल्ट को बोलता है कि जब तक इस अंडे से मेरा बच्चा बाहर नहीं निकलता, मैं इस अंडे को यहां से नहीं हिला सकता। और जैसे ही मुझे पता चला कि राजा ने ग्रीन ड्रैगन के लिए बाउंटी जारी की है, मैं सीधा तेरे पास आ गया, क्योंकि मुझे पता था कि लास्ट मोमेंट पर सच्चाई पता चलने पर तू मेरी इस अंडे को बचाने में मदद करेगा। मरी हुई ग्रीन ड्रैगन मम्मी और उसके अंडे को देखकर येनिफर का भी दिल पिघल जाता है। फिर वहां पर रीवर्स आ जाते हैं। गेराल्ट, येनिफर और बोच मतलब द गोल्डन ड्रैगन साथ मिलकर इन रीवर्स का खात्मा कर देते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद वहां पर डॉर्स का ग्रुप भी आ जाता है। बोच फिर इन डॉर्स को ग्रीन ड्रैगन के दांत निकाल कर देता है और बोलता है कि जाके अपने राजा को दिखाओ और बोलो कि हमने उस ड्रैगन को मार दिया। हैप्पी एंडिंग। वेल, हैप्पी एंडिंग सिर्फ बोच के लिए, बाकी सबके लिए सैड एंडिंग होने वाली है। बोच फिर बैठे बैठे काड़ी करता है और येनिफर को बताता है कि मुझे पता है गेराल्ट ने जिनसे अपनी आखिरी विश में क्या मांगा था। अब इसको कैसे पता? वेल, क्योंकि ये गोल्डन ड्रैगन है, इसने भांप लिया होगा कैसे तो गेराल्ट की आखिरी विश थी येनिफर की जान बचाना, मतलब इनडायरेक्टली उसने अपनी विश में येनिफर को मांगा था। ये सुनते ही येनिफर एकदम पागल हो जाती है और उसे बोलती है कि मतलब तेरे और मेरे बीच जो चल रहा है वो प्यार नहीं है बल्कि जिन का जादू है। गेराल्ट उसे समझाने की कोशिश करता है कि नहीं, मेरे फीलिंग्स एकदम सच है, बट वो नहीं मानती। ये बुढ़ाऊ बोझ इतना होने के बाद भी और काड़ी करता है और येनिफर को बोलता है कि तू चाहे कुछ भी कर ले, तू कभी मां नहीं बन सकती। अबे प्रॉब्लम क्या है भाई तेरा? इन दोनों ने तेरे बच्चे की जान बचाई और बदले में तूने इनका ब्रेकअप करवा दिया। गेराल्ट फिर अपना सारा गुस्सा बेचारे यास्कियर पर निकालता है और उसे बोलता है कि साला मेरी लाइफ में सारे प्रॉब्लम्स तेरे आने के बाद ही शुरू हुए हैं, प्लीज तू मुझे अकेला छोड़कर चला जा इधर से। और इसके बाद गेराल्ट अकेला सैड फेस बनाकर पहाड़ों को देखता है। उधर ब्रोक्यूलॉन फॉरेस्ट से वापस आते वक्त माउसैक का डॉपलर सीरी के बाल सूंघने लगता है। डॉपलर्स को किसी का रूप धारण करने के लिए उसके बाल ही काफी होते हैं। माउसैक की इन अजीब हरकतों को देखकर सीरी और डारा को शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर थोड़ी जांच करने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये माउसैक नहीं बल्कि उसका डॉपलर है। सीरी फिर डारा का सिल्वर नाइफ लेकर डॉपलर पर हमला करती है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। ये डॉपलर सिल्वर्स यानी चांदी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सीरी और डारा अलग अलग हो जाते हैं कि तभी नीलगार्डियन का वो सिपाही सीरी को पकड़ लेता है और अपने अड्डे पे ले जाता है। वो सिपाही जिसका नाम होता है केहिर, सीरी को बताता है कि मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, उल्टा मैं तेरी डेस्टिनी पूरी करने में तेरी मदद करना चाहता हूँ। केहिर ये सब अपने राजा व्हाइट फ्लेम के कहने पर कर रहा होता है, जो इसे बताता है कि सीरी की डेस्टिनी पूरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों, ये तो बाद में ही पता चलेगा। फिर हमें पता चलता है कि केहिर ने जिस सीरी को पकड़कर इधर लाया है वो एक्चुअल में सीरी का डॉपलर है, जो इधर केहिर का सच जानने आया होता है। फिर ये डॉपलर केहिर का रूप ले लेता है और इन दोनों के बीच लड़ाई होती है और वो डॉपलर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। उधर सिंट्रा के बाहर वाले इलाके में सीरी और डारा के बीच भी झगड़ा होता है और इसके बाद ये दोनों अपने अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। एकदम सही फैसला किया डारा, नहीं तो तू नहीं बचने वाला था इसके साथ। कहा था ना, सबके लिए सैड एंडिंग। और यहाँ होता है एपिसोड 6 खत्म। एपिसोड 7 की कहानी एपिसोड 1 वाले सीरी के टाइमलाइन के साथ पैरेलल में चली होती है। मतलब जब एपिसोड 1 में सीरी सिंट्रा में थी और सिंट्रा की आर्मी निल्फगार्ड से लड़ने की तैयारियां कर रही थी, तब शो के बाकी के कैरेक्टर्स क्या कर रहे थे? मतलब मैक्सिमम कैरेक्टर्स की टाइमलाइन अब सीरी के टाइमलाइन के पास आ चुकी है। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है गेराल्ट से, जो एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा निल्फगार्ड की बड़ी सी फौज को सिंट्रा के ओर बढ़ते हुए देख रहा होता है। गेराल्ट को भी अब धीरे धीरे डेस्टिनी पर भरोसा होने लगता है और उसे अपने चाइल्ड ऑफ सरप्राइज मतलब सीरी के लिए फिक्र होने लगती है। इसलिए गेराल्ट सीधा सिंट्रा जाता है और एक सीक्रेट लोकेशन पर माउसैक को मिलकर उसे निल्फगार्ड की आर्मी के बारे में बताता है। बट माउसैक इसे बोलता है कि तू चिंता मत कर, क्वीन कलांथे और सिंट्रा की आर्मी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है।
और इधर वो गेराल्ट को बताता है कि उसका चाइल्ड ऑफ सरप्राइज एक लड़की है जिसका नाम सिरिला है और सीरी के माँ बाप मतलब डूनी और पवेटा एक समुद्री तूफान में गायब हो गए। मतलब वो सालों पहले मर गए और उसके बाद क्वीन कलांथे ने सीरी की परवरिश की। बट क्वीन कलांथे ऑलरेडी भांप लेती है कि गेराल्ट सिंट्रा में आ गया है, इसलिए वो माउसैक के पीछे अपने कुछ असासिन्स भेजती है गेराल्ट को मारने। बट गेराल्ट माउसैक को ढाल बनाकर उसी का जादू यूज करके वहां से सीधा क्वीन कलांथे के पास जाता है। और इधर हमें पता चलता है कि एपिसोड 4 वाले उस चाइल्ड ऑफ सरप्राइज वाले सीन और एपिसोड 7 के इस करंट सीन के बीच 12 साल बीत चुके हैं। गेराल्ट फिर कलांथे को भी निल्फगार्ड की फौज के बारे में चेतावनी देता है, बट कलांथे से बताती है कि सिंट्रा की आर्मी पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार है। इधर में पता चलता है कि सिंट्रा का नया किंग आइस्ट स्केलिगार गया है वहां से 50 शिप भरकर सिपाही लाने। मतलब इनको निल्फगार्ड की फौज की कोई चिंता नहीं है। गेराल्ट फिर से समझाता है कि मैं यहाँ पर सीरी को हमेशा के लिए लेने नहीं आया हूँ, मैं बस लड़ाई खत्म होने तक उसे यहाँ से लेके जाऊंगा और जैसे ही तुम्हारी लड़ाई खत्म होकर सब शांत हो गया उसके फौरन बाद मैं उसे सिंट्रा लाकर वापस छोड़ दूंगा। कलांथे थोड़ा सोचती है बट फिर मान जाती है और बोलती है कि चल अंदर, मैं तुझे सीरी से मिलवाती हूँ, एक बार वो सबसे अलविदा ले ले, उसके बाद तू उसको यहाँ से ले जा सकता है। कलांथे और माउसैक फिर गेराल्ट को सीरी से मिलवाते हैं, बट ये होती है फेक सीरी जिसे कलांथे ने गेराल्ट को येड़ा बनाने के लिए लाया होता है। वो फेक सीरी फिर वहां से चली जाती है अपने फ्रेंड्स को मिलने, बट गेराल्ट को थोड़ा डाउट आता है इसलिए वो इसके पीछे जाता है और इधर इसे पता चलता है कि असली सीरी तो बाहर भेस बदलकर बच्चों के साथ खेल रही है और ये एक फेक सीरी है। बाय द वे ये वही सेम एपिसोड 1 वाला सीन है जहां पर इन्होंने सीरी को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था। सीरी भेस बदलकर सिंट्रा के आम बच्चों के साथ खेल रही होती है कि तभी उसे लगता है कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। वो पलट कर देखती है बट वहां पर कोई नहीं होता। बट अब हमें पता चला कि वहां पर गेराल्ट था। गेराल्ट फिर गुस्से में आकर कलांथे से मिलने जाता है, बट फिर वहां पर किंग आइस्ट आकर गेराल्ट को धोखे से अपनी कैद में ले लेता है और ले जाकर बेसमेंट वाली जेल में बंद कर देता है। और इसके बाद निल्फगार्ड सिंट्रा पर हमला करके जीत जाता है और हम दोबारा क्वीन कलांथे की मौत का सीन देखते हैं। मतलब इस सीन के दौरान एपिसोड 1 में गेराल्ट सिंट्रा के बेसमेंट में ही बंद था। डेस्टिनी भाई, डेस्टिनी। क्वीन कलांथे फिर सीरी को अपने पास बुलाती है और माउसैक को बोलती है कि जाकर गेराल्ट को लेके इधर आ जा ताकि मैं सीरी को उसके हवाले कर दूं। बट माउसैक के आने से पहले गेराल्ट अपनी जेल से भाग चुका होता है और बाहर सीरी की तलाश कर रहा होता है। माउसैक फिर जाकर यह खबर कलांथे को देता है और इसके बाद ही वो सीरी को बुलाकर बोलती है कि बाहर जा एंड फाइंड द गेराल्ट ऑफ रिविया। क्वीन कलांथे खिड़की से कूद जाती है और जाकर सीधा गेराल्ट के बाजू में गिर जाती है। गेराल्ट ये देखकर फौरन ऊपर भागता है सीरी को बचाने और माउसैक सीरी को लेकर नीचे आ जाता है गेराल्ट को ढूंढने। पहले जब सीरी ऊपर थी तब गेराल्ट नीचे जेल में था, अब जब गेराल्ट ऊपर गया है तो सीरी भाग के नीचे आई है। लगता है विचर के राइटर्स अपने खाली टाइम में इंडियन डेली सोप्स देखते हैं। गेराल्ट फिर वहां से भागकर सीरी की तलाश में निकलता है और सीरी की आगे की स्टोरी तो आपने एपिसोड 2, 3, 4, 5 एंड 6 में जान ही ली है। ये सब होने के कुछ दिनों पहले येनिफर निल्फगार्ड गई होती है अपने पुराने एक्स से मिलने यानी स्ट्रेट से। ये इसे बताती है कि चल हम अपना रिलेशनशिप वापस कंटिन्यू करते हैं। ऑब्वियसली स्ट्रेट इसे मना करके उधर से उठकर चला जाता है। बट यहाँ येनिफर की मुलाकात होती है विल्गरफोर्ड से, जो येनी को बताता है कि निल्फगार्ड कुछ जादूगर और जादूगरनियों को अपने आर्मी में शामिल कर रहा है। मुझे इनका कुछ बड़ा प्लान लगता है, इसलिए मुझे टिसेया ने यहाँ भेजा है तुझे लेने के लिए। येनिफर इसे डिटेल पूछती है तो वो बताता है कि पहले तू मेरे साथ एरिटूजा चल, वहां जाकर टिसेया तुझे सब बता देगी। एरिटूजा पहुंचने के बाद येनी को पता चलता है कि विल्गरफोर्ड ने इसे झूठ बोलकर अपने मकसद के लिए यहाँ लाया होता है। टिसेया को तो ये पता भी नहीं है कि वो यहाँ पर है। इसके बाद येनिफर इसकी बात बिना सुने गुस्से में वहां से निकल जाती है और जाकर एरिटूजा के कुछ स्टूडेंट से मिलती है। इधर से पता चलता है कि एरिटूजा अब पैसा लेकर किसी को भी अपने स्कूल में एडमिशन दे रहा है, इवन उनको भी जिनको जादू वादू कुछ नहीं आता। येनिफर फिर इन्हें जादू करने की लाइफ कितनी बुरी होती है इस पर एक लंबा सा लेक्चर देती है और जाके एरिटूजा की वो विंड मिल दिखाती है जहां पर उसके फेल स्टूडेंट्स ईल मछली बन के पड़े होते हैं। इतने में वहां पर टिसेया आ जाती है और उसे वहां से ले जाती है। बाहर आने के बाद येनिफर देखती है कि एरिटूजा में मेजर्स की पूरी टीम यानी ब्रदरहुड आई हुई है। इधर हमारी मुलाकात फिर से ट्रिस से होती है जो येनी को अपने और गेराल्ट के स्ट्रीगा वाले एडवेंचर के बारे में बताती है। तो ये सारे मेजर्स यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि इन्हें पता चलता है कि निल्फगार्ड कुछ जादूगरों को इकट्ठा करके अपनी फौज के साथ सिंट्रा पर हमला करने जा रहा है। इन सबको डर है कि ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे निल्फगार्ड सारे कॉन्टिनेंट पर ही कब्जा कर लेगा। फिर वहां पर निल्फगार्ड की जादूगरनी फ्रिंजिला आती है। ये इन्हें बताती है कि निल्फगार्ड सिर्फ सिंट्रा पर कब्जा करके अपनी प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी पूरा करना चाहता है, इनको सारे कॉन्टिनेंट पर कब्जा नहीं करना। निल्फगार्ड को अब एक नया लीडर मिल गया है, एम्परर एमिर, जिसने सारा करप्शन खत्म किया और उनकी आवाम की मदद की। ये सुनने के बाद सारे मेजर्स वोटिंग लेते हैं और ये डिसाइड होता है कि ब्रदरहुड सिंट्रा की मदद नहीं करेगा।
बट फिर भी टिसेया, येनिफर, विल्केफोर्ड और कुछ जादूगर मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो जाकर निल्फगार्ड को रोकेंगे। तो ये सब चल रहा होता है एपिसोड 1 वाले सीरी के टाइमलाइन में। अब चलते हैं सीरी के प्रेजेंट टाइमलाइन में। डारा से अलग होने के बाद सीरी गेराल्ड की तलाश में भटकते हुए एक गांव पहुंचती है, जहां पर सिंट्रा से बच के भागे हुए कुछ लोग इसे पहचान लेते हैं और छुप कर इसका पीछा करने लगते हैं। इसके बाद सीरी को वहां की एक लोकल लेडी मिलती है जो इसे उसके साथ अपने घर चलने को कहती है, बट सीरी उल्टा उसी लेडी का घोड़ा चुराकर वहां से भाग जाती है और फिर रात में बीच रास्ते में रुककर आराम कर रही होती है। सिंट्रा से भागे हुए लोग फिर इसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच जाते हैं और इसे पकड़ लेते हैं। इनका प्लान होता है सीरी को पकड़कर निल्फगार्ड के पास लेके जाना और बदले में इनाम की रकम हासिल करना। बट इसके बाद सीरी का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है और फिर वो अपनी सारी सोर्स पावर इन पे लाद देती है। फिर वो अपना होश खोकर वो प्रोफेसी बड़बड़ाने लगती है जिसे निल्फगार्ड के लोग फॉलो कर रहे हैं। द ईरा ऑफ स्वॉर्ड एंड एक्स इज नाई, मतलब नियर। द टाइम ऑफ वाइट चिल एंड वाइट फ्लेम इज नाई। बिल्कुल यही चीज केहिर ने लास्ट एपिसोड में भी कही होती है। और यहाँ होता है एपिसोड 7 खत्म। एपिसोड 8 में सारे के सारे कैरेक्टर्स सीरी के प्रेजेंट टाइमलाइन में आएंगे। फाइनली एपिसोड 8 में सारे कैरेक्टर्स की टाइमलाइन एक हो जाती है और प्रेजेंट टाइम में चलती है। और जो लोग इन ओपनिंग सीक्वेंस वाले सिंबल्स को लेकर कंफ्यूज हैं कि ये क्या है, वेल हर एक सिंबल उस स्पेसिफिक एपिसोड की मेन स्टोरी और कैरेक्टर बताता है। जैसे कि उस गोल्डन ड्रैगन वाले एपिसोड में पहले ड्रैगन का सिंबल आता है, और क्योंकि इस एपिसोड में सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे से मिलते हैं इसलिए सारे सिंबल्स मिलकर द विचर टीवी शो का मेन सिंबल बनाते हैं। गेराल्ड सिंट्रा से वापस जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे एक आदमी दिखाई देता है जो जंग के बाद बचे हुए लाशों को दफना रहा होता है। गेराल्ड इसे बोलता है कि तू इन लाशों को इधर ही छोड़ और अपने घर चला जा, ये जगह तेरे लिए ज्यादा सुरक्षित नहीं है। बट वो आदमी उसे बोलता है कि जब तक मैं इन सारे लाशों को इज्जत से दफना नहीं देता मैं कहीं नहीं जाने वाला। फिर इन दोनों पर नेक्रोफेज नामी मॉन्स्टर्स हमला करते हैं। ये नेक्रोफेज एक टाइप के मुर्दा खाने वाले मॉन्स्टर्स होते हैं जो जानवरों के साथ साथ इंसानों की भी लाशें खाते हैं। अगर इन्होंने किसी जिंदा इंसान को काट लिया तो समझो इसकी मौत पक्की। गेराल्ड इन नेक्रोफेजेस को मारकर उस आदमी की जान बचाता है, बट लड़ाई के वक्त उनमें से एक मॉन्स्टर उसे काट लेता है। फिर गेराल्ड उधर बेहोश होकर गिर जाता है। तो अगर आप सोच रहे थे कि सिंट्रा से निकलने के बाद इतने दिनों तक गेराल्ड की मुलाकात सीरी से क्यों नहीं हुई, तो वेल इसकी वजह ये थी क्योंकि गेराल्ड बुरी तरह घायल है। सुबह होने के बाद सीरी को जब होश आता है तब वो देखती है कि उसका घोड़ा और उसको पकड़ने आए सिंट्रा के सारे निवासी बुरी तरह मारे गए हैं। फिर पिछले एपिसोड वाली वो लेडी उसे ढूंढते हुए यहाँ आ जाती है और लेकर अपने घर चली जाती है और इसे बता दी कि तू इसे अपना घर ही समझ, वैसे भी मुझे कोई बेटी नहीं है, लगता है कि डेस्टिनी ने ही मुझे तुझसे मिलवाया है। दूसरी तरफ ब्रदरहुड से अलग होकर बचे हुए मेजस निल्फगार्ड से लड़ने के लिए निकलते हैं। फिर इन्हें खबर मिलती है कि वो थोड़ा लेट हो गया और निल्फगार्ड ने ऑलरेडी सिंट्रा पर कब्जा कर लिया है। फिर ये सारे मिलकर सॉर्डन हिल की सुरक्षा करने जाते हैं जो निल्फगार्ड का नेक्स्ट टारगेट होता है। टिसेया, येनिफर, ट्रिस और उनके साथ आए हुए जादूगर फिर सॉर्डन हिल में रहने वाले लोगों के साथ मिलकर मैजिक वेपन्स बनाते हैं और निल्फगार्ड के साथ जंग की तैयारियां शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ निल्फगार्डियन की फौज समय से काफी पहले आकर सॉर्डन हिल पर सरप्राइज हमले की प्लानिंग शुरू कर देती है। फ्रिंजिला फिर केहिर को बताती है कि सॉर्डन हिल में ब्रदरहुड से अलग हुए कुछ जादूगर छुपे हुए हैं जो हमारे हमला करने का वेट कर रहे हैं। अगर हमें इस जंग को जल्दी से जीतना है तो आज रात ही सरप्राइज अटैक शुरू करना होगा। हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, इसके बाद हमें जाकर सीरी को भी ढूंढना है। केहिर इसकी बात मान लेता है और अपने सिपाहियों को लड़ाई के लिए तैयार रहने का ऑर्डर देता है। फ्रिंजिला अपने काले जादू से आधी रात को सॉर्डन हिल पर हमला कर देती है, बट समय रहते येनिफर अपने नींद से जाग जाती है और सबको बचा लेती है। फ्रिंजिला के इस आधी रात वाले काले जादू वाले हमले को देखकर आधे से ज्यादा मेजर्स सॉर्डन हिल छोड़कर भाग जाते हैं और फिर शुरू होती है निल्फगार्ड वर्सेस सॉर्डन हिल की लड़ाई, जिसे बैटल ऑफ सॉर्डन हिल भी कहा जाता है। फ्रिंजिला फिर से अपना जादू यूज करके मैजिकल वोम्स का बॉक्स और डिमेरिटियम पाउडर बनाती है। ये मैजिकल वोम्स का बॉक्स लेकर निल्फगार्ड का एक जादूगर फिर सॉर्डन हिल की तरफ भागता है और जाते जाते अपने रास्ते में कोहरा पैदा करता है ताकि निल्फगार्ड की फौज इस कोहरे के अंदर छुपकर सॉर्डन हिल की तरफ आगे बढ़ सके। येनिफर फिर इनकी इस चाल को भांप लेती है और इसकी खबर टिसेया और ट्रिस को देती है। फिर ये सब मिलकर निल्फगार्ड की आर्मी पर हमला करते हैं। निल्फगार्ड के पास बड़ी तादाद में सिपाही हैं तो सॉर्डन हिल के पास मेजेस हैं। बट एक बात याद रखना, कोई भी जादूगर या जादूगरनी ज्यादा देर तक केओस का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि हर जादू करने के बाद उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, यूजुअली फिजिकली। ज्यादा देर तक इनकी बॉडी केओस को हैंडल नहीं कर सकती। जब मेजस मैदान जंग में निल्फगार्ड की फौज से लड़ रहे होते हैं तब विल्केफोर्ड जाकर केहिर से लड़ रहा होता है, बट टिसेया येनिफर को बोलती है कि तेरा केओस हम में से सबसे ज्यादा पावरफुल है, तू अपना केओस इमरजेंसी के लिए बचा के रख। धीरे धीरे सारे मेजस एग्जॉस्ट होने लगते हैं और निल्फगार्डियंस इन पर हावी होने लगते हैं। उधर विल्केफोर्ड भी लड़ाई में केहिर से हार जाता है।
फ्रिंजिला का भेजा हुआ जादूगर फिर जाकर वो वोम्स वाला बॉक्स सॉर्डन हिल के उस किले में डाल देता है। इसके बाद उस बॉक्स से निकले हुए मैजिकल वोम्स सबके कानों में जाते हैं और उनके दिमाग पर कंट्रोल करके उन्हें आपस में लड़ाते हैं। एक जादूगरनी जाकर सीधा येनिफर पर हमला करती है और फिर येनिफर ऊपर टावर से नीचे गिरती है। टिसेया जाकर फ्रिंजिला से मिलती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, बट फिर फ्रिंजिला टिसेया के ऊपर वो डिविनिटी पाउडर डालती है, जिसके बाद टिसेया पूरी तरह से पावरलेस हो जाती है। उधर जंगल में विल्कोफोर्ड को होश आता है और फिर वो सीधा जाकर अपने ही साथी जादूगर को मार देता है। अब इसकी मिस्ट्री तो सीधा सीजन 2 में ही समझेगी। एक एक करके सारे मेजेस हारने लगते हैं और सॉर्डन हिल का किला आग से घिर जाता है। येनिफर फिर अपनी जख्मी हालत में लड़ने जाती है, बट टिसेया इसे मिलकर बताती है कि यही वो टाइम है, अपना सारा केओस बाहर निकाल और दिखा दे निल्फगार्डियंस को कि तू क्या चीज है। येनिफर फिर जाकर सॉर्डन हिल में लगी आग को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर उसे अपने केओस के साथ मिक्स करके सारी की सारी निल्फगार्डियन आर्मी को जला के राख कर देती है। इसका अपने केओस पे इतना कंट्रोल होता है कि वो आग सिर्फ निल्फगार्डियंस को ही जलाती है, उसके रास्ते में आने वाले दूसरे मेजेस को नहीं। दिस इज द ट्रू पावर ऑफ येनिफर। सो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि येनिफर ने बिना कोई बड़ा सेक्रीफाइस दिए इतना जादू कैसे कर लिया, बाकी मेजेस तो बेसिक जादू करके ही थक गए थे। वेल, क्योंकि येनिफर इज अ वेरी जीनियस मेज। उसने आग खुद से पैदा नहीं की, उसने सॉर्डन हिल की आग को ही अपने केओस के साथ मिक्स किया। और इसका केओस बाकी सबसे इतना पावरफुल क्यों है? वेल, क्योंकि उसमें एक एल्फ का खून है और एल्फ इस कॉन्टिनेंट के बहुत ही ज्यादा पावरफुल ओरिजिनल मेजेस थे। येनिफर की आग बरसाने के बाद जब सब शांत होता है तब टिसेया देखती है कि येनिफर वहां से गायब हो गई है। ये लोग हमें दिखाना चाहते हैं कि येनिफर ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया, बट हम ऑलरेडी जानते हैं कि येनिफर सीजन 2 में वापस आएगी, तो जाके किसी और को येड़ा बनाओ। गेराल्ट को जब होश आता है तो वो अपने आप को उस आदमी की गाड़ी में पाता है जिसकी इसने जान बचाई थी। गेराल्ट की हालत बहुत खराब होती है और उसे अपने बचपन के फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि गेराल्ट की माँ एक जादूगरनी थी जिसने इसे विचर बनने के लिए वेसेमिर के पास छोड़ दिया था। गेराल्ट फिर इस आदमी को बोलता है कि तू मुझे वेसेमिर के पास ब्लू माउंटेन्स ले जा, वही मेरी मदद कर सकता है। बट ये इसे बोलता है कि हम लोग मेरे घर के बहुत पास हैं, पहले मैं तुझे मेरे घर लेके जाऊंगा। ये लोग फिर आराम करने के लिए रात में एक जगह पर रुकते हैं और वहां पर गेराल्ट को फिर से अजीब अजीब फ्लैशबैक्स आते हैं। यहाँ पर कोई औरत इसको काढ़े पिला पिलाकर इसका इलाज कर रही होती है। पहले उसे रेनफ्री दिखती है, फिर उसे लगता है कि येनिफर है, बट बाद में उसे क्लियर होता है कि ये उसकी माँ वेसेना है जो इसे बचपन में विचर बनने के लिए छोड़ गई थी। ये इसे देखकर उस पर बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि तुझे पता भी है वो लोग विचर बनाते वक्त हम पर क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। 10 में से बस 3 बच्चे जिंदा बचे थे और उनमें से मैं एक था। क्या तू इस बारे में जानती थी? उसकी माँ उसे सीधा जवाब नहीं देती है और डेस्टिनी का बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है। जब गेराल्ट को होश आता है तब वो देखता है कि वहां पर कोई नहीं है, बट उसके जख्म का इलाज हो गया होता है। मतलब उसने उसकी माँ को सपने में नहीं देखा, वो वाकई में यहाँ पर आई थी। ये आदमी फिर गेराल्ट को अपने घर लेकर चला जाता है। उधर सीरी सपने में गेराल्ट और येनिफर को देखती है। इसके बाद वो अपना क्लोक पहनकर उस औरत के घर से निकलकर जंगल में भाग जाती है और फिर हमें पता चलता है कि जिस आदमी ने गेराल्ट को बचाया है वो भी इसी औरत के घर में रहता है जिसने सीरी को बचाया है, डेस्टिनी। गेराल्ट जब इनके घर पहुंचता है तब ये औरत इन्हें सीरी के बारे में बताती है कि मुझे जंगल में एक लड़की मिली है। ये सुनते ही गेराल्ट की बत्ती जलती है। जंगल में मिली हुई लड़की, मतलब द गर्ल इन द वुड्स। गेराल्ट फिर बिना किसी को कुछ बताए सीधा जंगल में भागता है, जैसे कि उसे उसकी डेस्टिनी पुकार रही है। तभी उसके सामने से स्लो मोशन में सीरी भागते हुए आती है। ऑलराइट सीरी, यू कैन मूव नाउ। और आकर गेराल्ट को अपने गले लगाती है। फाइनली गेराल्ट ऑफ रिविया एंड द गर्ल इन द वुड्स टुगेदर। सीरी फिर गेराल्ट को पूछती है कि ये येनिफर कौन है, और यहाँ होता है एपिसोड 8 और विचर सीजन 1 खत्म। नेटफ्लिक्स ने विचर को सीजन 2 के लिए रिन्यू कर दिया है, बट सैडली नेक्स्ट सीजन 2021 तक नहीं आने वाला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।